Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज अपनी नेक्स्ट क्लास है SGPJ एग्जाम के लिए। जैसा हम प्रीवियस क्लास में सेशन कंटिन्यू करते आ रहे हैं वैसे ही अपन ये इस क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। साथ ही साथ में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये पहले पूछे गए हैं, हो सकता है आगे भी इन क्वेश्चन से या फिर इन टॉपिक से आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम्स में। ठीक है, ये क्लास जो है हमारी SGPJ के लिए और PGI के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों के एग्जाम ही नियर बाई है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले क्लास को आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है जो कि अभी हमारे प्लेटफॉर्म ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हमारा जो RNCC का है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे हम ऑफिशियल टेस्ट सीरीज रन करवा रहे हैं जो कि एकदम अफोर्डेबल प्राइस में हमने उसकी प्राइस रखी है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट उसको बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। देखिए, थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसमें आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सको। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग methotrexate orally to the client with cancer, the nurse should check them। ठीक है, आपको क्या करना है, एक मेथोट्रेक्सेट देनी है किसको, क्लाइंट को क्या है, कैंसर है। ठीक है, तो अब देने से पहले, एडमिनिस्टर करने से पहले नर्स क्या चेक करेगी। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, आईवी साइट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड गैसेज या फिर वाइटल साइन। कौन सा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा, मेथोट्रेक्सेट हमें देनी है, क्या कैसे देनी है, ओरली देनी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा इसके अंदर। देखिए, इसमें हमें क्या बताया गया है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन मेथोट्रेक्सेट ओरली, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो तो अपना एक्सक्लूड कर देते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे ओरली देना है हमें, तो आईवी साइड से यहाँ पे हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मेथोट्रेक्सेट के बारे में पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है ये ड्रग। ठीक है, कुछ स्पेशल डिजीज कंडीशंस के अंदर भी ये ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में दी जाती है। तो देखिए, मेथोट्रेक्सेट किस प्रकार की ड्रग है, ये एक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, साथ साथ में अपन बोल सकते हैं एंटी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो ये क्या करती है, एंटी न्यूप्लास्टिक मीन्स क्या हो गया, कैंसरियस जो ग्रोथ होती है सेल की उसको डिक्रीज करने में, उसको स्लो करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, ड्रग ऑफ चॉइस किस किस में है ये। सबसे पहले रूमेटोइड आर्थराइटिस में, ये एक आर्थराइटिस कंडीशन होती है जो ऑटो इम्यून रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके बाद में एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के अंदर भी इसको काम में लेते हैं। इसके बाद में और किस में काम में रहेगा, ये सोरियासिस वाली कंडीशन में, इसी के साथ ही क्रॉन्स डिजीज में जो कि एक हमारी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बोवल प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर भी मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग है उसको काम में लिया जा सकता है। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनता है इसका, अपन अपने को पूछते हैं क्या, एंटीडोट, एग्जाम में इसको एंटीडोट भी पूछा गया है मेथोट्रेक्सेट का। तो क्या होता है, फोलिक एसिड या फिर फोलिनिक एसिड। ठीक है, इसी के साथ ही एक और इसका एंटीडोट होता है, वो कौन सा होता है, ल्यूकोवेरिन। ठीक है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ध्यान में रखना है कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, एंटी न्यूप्लास्टिक। ठीक है, ये क्या करती है, कैंसर सेल की ग्रोथ को स्लो कर देती है और इन्फ्लामेशन को भी रोकती है मेथोट्रेक्सेट, इसलिए इसको आर्थराइटिस में भी काम में लेते हैं, सोरियासिस में भी काम में लेते हैं, क्रॉन्स डिजीज में भी काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो जब कभी भी हम एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग दे रहे हैं किसके लिए, कैंसर के लिए, तो इससे पहले नर्स का क्या रोल है कि वो क्या करेगी, वाइटल साइंस को सबसे पहले वो क्या करेगी, असेस करेगी। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। तो वाइटल साइन में क्या देखना है उसका, स्पेशली उसका क्या देखना है, ब्लड प्रेशर हमें असेस करना है। ठीक है, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट क्या करवाती है, ब्लड प्रेशर को
डिक्रीज करवाती है। अगर पेशेंट का पहले से ब्लड प्रेशर डिक्रीज है तो अपने को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है ये कंडीशन, ठीक है। तो इसलिए वाइटल साइन हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या रहेगा? वाइटल साइन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने की एबिलिटी अगर लॉस हो गई है किसी पर्सन में तो इसे हम क्या टर्म देते हैं, क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन क्या है? डिसआर्थरिया, एलेक्सिया, अटेक्सिया या फिर एग्नोसिया। लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कॉल्ड एज, तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं? एग्नोसिया, ठीक है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कॉल्ड एग्नोसिया। तो अब देखिए इसके अंदर कुछ टर्म्स और हमारे पास में देखने को मिलती है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्या? एनोस्मिया। एग्नोसिया से मिलती जुलती एक टर्म और होती है, वो कौन सी है? एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब क्या हो जाता है? एबिलिटी टू स्मेल, स्मेल लॉस एबिलिटी। मतलब क्या होता है इसके अंदर? किसी पर्सन के अंदर स्मेल को असेस करने की एबिलिटी उसकी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनोस्मिया। इसके बाद में देखिए आपको और क्या बताया गया है यहाँ पे? डिस आर्थरिया। तो डिस आर्थरिया क्या होता है? स्लो या फिर स्लर्ड स्पीच अगर किसी पर्सन का आ रहा है किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से, तो इसको हमने क्या कहा? डिसआर्थरिया। नेक्स्ट, एलेक्सिया। एलेक्सिया किसको कहते हैं? नॉट रिकॉग्नाइज एंड रीड द रिटर्न वर्ड्स, ठीक है। ऐसा पर्सन जो रिटर्न वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, उसको रीड नहीं कर पाता है, इसको हम क्या कहते हैं? एलेक्सिया। नेक्स्ट, अटेक्सिया। अटेक्सिया हम किसको कहते हैं? देखिए अटेक्सिया क्या होता है? इम्पेयर्ड बॉडी कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का में बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है उसका इम्पेयर्ड हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? अटेक्सिया। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और टर्म जो एग्जाम में पूछी जाती है, डिसकैलकुलिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? कोई पर्सन है वो नंबर्स को अच्छी तरीके से असेस नहीं कर पाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। मतलब कैलकुलेशन वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, इसको हम क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। तो ये कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है। तो आगे भी पूछने की संभावनाएं इनकी काफ़ी ज़्यादा है। सारे एग्जाम्स किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। सब क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो हो सकता है आपको एसजीपीजीआई या फिर पीजीआई के अंदर इनमें से कुछ टर्म्स वगैरह या फिर कुछ क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको देखने को मिले। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, while assessing the level of consciousness of a patient using ग्लास्को कोमा स्केल, ठीक है। जब कभी हम ग्लास्को कोमा स्केल से क्या कर रहे हैं? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर रिप्रेजेंट द बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा कौन सा स्कोर है जो बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन हमारे पास में क्या है? 3, 4, 5 एंड 6। तो देखिए आंसर पे जाने से पहले थोड़ा ग्लास्को कोमा स्केल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? ये यूज किसके लिए होती है? तो यूज होती है मीजर पर्सन्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर हेड इंजरी, ठीक है। जिन पेशेंट में हेड इंजरी होती है तो उनमें क्या करना है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए हम कौन सी स्केल का काम में लेते हैं? ग्लासगो कोमा स्केल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीसीएस स्केल से भी हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर मेनली 3 तरह के इसके अंदर क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं।
जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस कर पाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, वो है EVM। ठीक है, EVM, ई से क्या होता है आई, वी से वर्बल, एंड एम से मोटार रेस्पॉन्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये तीनों रेस्पॉन्स देखते हैं ग्लास्को स्केल के अंदर। तो इनको कुछ स्कोर दिए गए हैं। ठीक है, तो आई को टोटल कितने स्कोर दिए गए हैं 4, वर्बलिटी को कितने स्कोर दिए गए हैं 5, और मोटार रेस्पॉन्स अगर आ रहा है तो उसको अपन कितना स्कोर देते हैं 6। मतलब क्या हो गया, अगर 4 स्कोर आ रहा है तो मतलब वो आई मूवमेंट अच्छे से कर पा रहा है। अगर उसको हम 5 स्कोर दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका वर्बल रेस्पॉन्स अच्छा है। अगर उसका 6 स्कोर दे रहे हैं मतलब उसका मोटार जो रिफ्लेक्सेस है वो भी काफी अच्छे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए, इसको रिप्रेजेंट द बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स। तो बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स देने के लिए मैक्सिमम स्कोर कौन सा है 6। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा 6। ओके, अब देखिए इसके अंदर हम स्कोर देते कैसे हैं। कई बार देखिए आपको यहाँ पे सिनेरियो देता है कि एक स्लरी स्पीच हो रहा है पेशेंट का, आई 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 ओपन ड्यूरिंग पिंच, अपन पेन करते हैं तो पेन करते हैं पेशेंट, मतलब आई ओपनिंग होती है। ठीक है, डोर्सिफ्लेक्शन होता है हैंड एंड फुट का, या फिर डिकॉर्टिकेट फ्लेक्शन होता है या कॉर्टिकेट फ्लेक्शन होता है। तो ऐसा कुछ हमें टर्म क्वेश्चंस के अंदर सिनेरियो देते हैं, फिर पूछते हैं कि इसका स्कोर क्या होगा। उन सिनेरियो में हमें क्या करना है, स्कोर निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए अब अगर आई के अंदर स्कोर हम देखें तो कैसे होता है, अगर हमने पेशेंट को जाके डायरेक्ट पास में जाते हैं पेशेंट के, पेशेंट ने आई ओपन कर ली, मतलब क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियसली उसने आई ओपन कर ली, तो क्या हो गया, इसको अपन ने 4 स्कोर दिया। ठीक है, अब हमने पेशेंट के पास में जाके उसको आवाज दी टू स्पीच, इसमें उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, आई ओपनिंग कर ली, तो मतलब इसको हम क्या देंगे 3 स्कोर देंगे इसको। नेक्स्ट टू पेन, हमने पास में गए आवाज भी दी नई जगह, फिर हमने क्या किया, उसको पेन दिया, कुछ लाइक उसके कुछ पिंच किया उसकी बॉडी पे, तो उसने आई ओपनिंग गई, तो इसको कितना स्कोर देंगे 2, एंड नो रेस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स आ रहा है तो कितना स्कोर 1। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर एक और चीज है, कभी भी किसी भी पर्सन को 0 का स्कोर नहीं दिया जाता है किसी भी सिनेरियो के अंदर। तो ठीक है, कभी भी तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम स्कोर, इसको अगर 1 मिलेगा, इसको अगर 1 मिलेगा, इसको भी अगर मोटर को भी 1 मिलता है, तो मिनिमम स्कोर लेवल कितना होता है जीसीएस का 3, एंड मैक्सिमम स्कोर लेवल 4, 5 एंड 6 टोटल मिला के कितना हो गया 15। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम एमसीक्यू पूछे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए वर्बल, अगर हम वर्बल रिस्पॉन्स चेक करना है हमें, तो क्या होता है, देखिए अगर हम पर्सन है वो क्या है, ओरिएंटेड टू टीपीपी, टाइम प्लेस पर्सन के साथ में क्या है, ओरिएंटेशन है, क्या टाइम हो रहा है, कहाँ पे वो है। ठीक है, और पर्सन कौन है खुद के बारे में जानता है, अगर वो ओरिएंटेड है तो वो क्या है वर्बल, उसको हमने कितना रिस्पॉन्स दे दिया 5। और देखिए अगर वो टीपीपी के लिए क्या है, कंफ्यूज्ड होता है पर्सन, तो इसको हमने क्या स्कोर दिया 4। इसके बाद में इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज में करता है, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज में ले रहा है, अपन उससे बात कर रहे हैं, वो इन अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करता है, तो इसको हमने कितना स्कोर दिया 3। इसके बाद में इन इनकॉम्प्रिहेंसिव, वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, इसको हम कितना रिस्पॉन्स देते हैं 2। इसके बाद में नो रेस्पॉन्स, साथ साथ में नोट्स बनना चाहिए ताकि आपके याद में रहे। ठीक है, एग्जामिनर आपको दे देगा, एक पेशेंट है उसको क्या स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड बता रहा है, और भी मोटार के बारे में अपन पढ़ लेंगे, तो ऐसा करके आपको देखना है कि उसका स्कोर क्या आ रहा है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स में पूछा है, एसजीपीजे सॉरी पीजीआई में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। नो रिस्पॉन्स, किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं, तो हमने क्या स्कोर दे दिया 1। कभी भी 0 रिस्पॉन्स 0 का स्कोर नहीं देते हैं। नेक्स्ट मोटार, मोटार के अंदर हम क्या करते हैं, टोटल 6 अपन स्कोर देते हैं। तो हमने क्या किया, उसको कोई किसी प्रकार का कमांड दिया, तो कमांड उसने मान लिया, ओबे कर लिया उसको, तो इसको हमने कितने स्कोर दिए 6। हमने कहा हाथ ऊपर करो, तो वो उसने पेशेंट ने हाथ ऊपर किया, मतलब ओबे कर रहा है, हमारे कमांड को मान रहा है, तो हमने कमांड दिया यहाँ पे, स्कोर दिया हमने 6। इसके बाद में हमने अभी जो पेशेंट के पास में हम गए, हमने उसको क्या किया, उसको पेन दिया। ठीक है, उसको कुछ पिंच किया, तो वो पिंच के साइड में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मूव टुवर्ड पेन, तो इसे यहाँ पे हमने कितना दे दिया 5 स्कोर। अब देखिए
फ्लेक्स टू विड्रॉल पेन। ठीक है, अब जब हम उसको पेन दे रहे हैं और वो वहां से फ्लेक्स कर रहा है अपने हैंड को, एक्सट्रीमिटीज को, तो हम क्या स्कोर देते हैं 4। इसके बाद में देखिए एबनॉर्मल कर रहा है फ्लेक्शन को। ठीक है, तो हमने क्या रिस्पॉन्स दिया 3। एबनॉर्मल फ्लेक्शंस आ रहे हैं पेशेंट में, तो क्या रिस्पॉन्स दिया 3। इसके बाद में एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, पेशेंट को पेन दे रहे हैं बट फिर भी वो एक्सटेंशन करके रखा हुआ हाथ को, तो यहाँ पे क्या स्कोर देंगे 2। इसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा, नो रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका स्कोर क्या हो गया 1। तो 1 1 1 इजिकल टू 3, तो मतलब मिनिमम स्कोर क्या हो गया इसका 3 एंड मैक्सिमम 4 5 6, तो मैक्सिमम स्कोर क्या हो गया 15। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, सिनेरियो बना के दे सकता है और आपको पूछ सकता है कि बताइए इसका स्कोर क्या है। याद में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, अब देखिए और कुछ और इम्पोर्टेंट क्या एमसीक्यू बनता है इससे। सबसे पहले इसमें एग्जाम में पूछा जाता है बेस्ट स्कोर क्या है। बेस्ट स्कोर कितना हो गया 15। पूछ लेते हैं कोमाटोज कब कहते हैं अपन, अगर हम जीसीएस का यूज में लेते हुए हम असेस कर रहे हैं, स्कोर देखते हैं, तो कोमाटोज क्लाइंट हम कब बोलेंगे, कितने से कम के लेवल को हम कोमाटोज बोलते हैं। लेस देन 8 या फिर 8 की अगर स्कोर देखने को मिले तो वो क्लाइंट क्या है, कोमाटोज क्लाइंट है। इसके बाद में अनरेस्पॉन्सिव। अनरेस्पॉन्सिव कब कह देंगे अपन क्लाइंट को, जब उसका स्कोर कितना आए 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, स्कोर देखना है। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर और हमने कंप्लीट ग्लासको कोमा स्केल को पढ़ लिया है। आई होप आपके इससे अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू। द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ न्यू ग्रेजुएट अबाउट द सेफ्टी नीड टू द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी। एक नर्स क्या कर रही है, कुछ टीचिंग करवा रही है किसको, कुछ न्यू ग्रेजुएट नर्स वहाँ पे आई है। ठीक है, तो उसको क्या कर रही है, कीमोथेरेपी जब प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए सेफ्टी नीड्स क्या क्या ध्यान में रखने चाहिए ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, उसके बारे में टीचिंग करवाई जा रही है। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन कीमोथेरेपी द नर्स शुड। अब जब टीचिंग करवा रही तो नर्स उनको समझा रही है कि आपको कीमोथेरेपी देने से पहले आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या है, एडमिनिस्टर ए बोलस आईवी फ्लूइड, आपको आईवी फ्लूइड देना है वो भी बोलस। एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, की जो थेरेपी से जो पेन आ रहा है तो उसके लिए पेन मेडिकेशन दे दीजिए। कब देना, बिफोर। नेक्स्ट एडमिनिस्टर एन एंटी इमेटिक, आप एंटी इमेटिक प्रोवाइड करवाइए। या फिर अलाउ द पेशेंट टू चांस टू ईट, आप पेशेंट को वो खाना खाने दीजिए। ये कौन सा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसकी भी कुछ कॉन्सेप्ट है, तो देख लेते हैं। कीमोथेरेपी अगर किस में चलाते हैं, एंटी कैंसर के लिए काम आती है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या करती है, कंप्रेस करती है, कंप्रेस करती है किसको, सीटीजेड सेंटर को। ठीक है, सीटीजेड सेंटर के बारे में एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि ये क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो सीटीजेड सेंटर को क्या बोलते हैं, कीमो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, इसको सीटीजेड सेंटर क्या बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अब कहाँ प्रेजेंट रहता है ये, लोकेटेड एट डोर्सल सरफेस ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा एंड फ्लोर ऑफ वेंट्रिकल्स। यहाँ पे क्या रहता है हमारा, कीमो ट्रिगर जोन प्रेजेंट रहता है सेरेबेलम में, सेरेब्रम। तो अब देखिए कीमो ट्रिगर जोन क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो जब कभी कीमो ट्रिगर जोन कंप्रेस होता है तो इससे क्या करता है, वोमिटिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को क्या हो जाती है, बाद में वोमिटिंग होती है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। तो इस वोमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए, वोमिटिंग होगी तो क्या हो सकता है, उसको एस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, आगे जाके न्यूमोनिया कोज कर सकता है। तो वोमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या देनी है, एडमिनिस्टर एन एंटी इमेटिक बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग कीमोथेरेपी। बिफोर कब, कितना बिफोर। ठीक है, तो बिफोर 50 टू 30 मिनट्स हमें क्या देना है, एंटीमेटिक देनी है। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, कौन से एंटीमेटिक देंगे, तो वो देंगे हम ऑन्डेनसेट्रॉन। ठीक है, ऑन्डेनसेट्रॉन देंगे एक मात्र, कौन सी, ऑन्डेनसेट्रॉन। इसके अलावा दूसरे एंटीमेटिक का हम यूज में
नहीं लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, एडमिनिस्टर एन एंटीमेटिक बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग कीमोथेरेपी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव और एनवायरमेंटल फैक्टर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, लॉस ऑफ यूरिन, यूरिन का लॉस हो रहा है रिजल्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव और एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब उसके थॉट से या फिर उसके जो एनवायरमेंटल फैक्टर, जो सराउंडिंग पेशेंट के जो सराउंडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके द्वारा उसका क्या हो रहा है, लॉस ऑफ यूरिन हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो इस इनकॉन्टिनेंस, ये इस प्रकार का इनकॉन्टिनेंस कौन सा होता है, ठीक है, कुछ टाइप्स होते हैं इनकॉन्टिनेंस के, उसमें से ये कौन सा टाइप है जो हमसे पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास में क्या है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस या फिर रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। तो देखिए इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब होता है, इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है, वो होता है अनइंटेंशनली या फिर अनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड इनकॉन्टिनेंस। तो अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें से अपन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बारे में। तो देखिए स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या हो गया, जब कभी भी ब्लैडर के ऊपर हमारे क्या हुआ, प्रेशर हुआ, प्रेशर अराइज हुआ, तो क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है पेशेंट में। ठीक है, तो इसको हम, प्रेशर मीन्स अगर कोई पेशेंट है वो क्या कर रहा है, कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है या फिर लाफिंग कर रहा है, तो उसके वहां पे क्या हो सकता है, उसको इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। इसको हमने क्या नाम दिया, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। सेकेंड वन, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का क्या मीन्स होता है, इंटेंस अर्ज ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, किसी पेशेंट के अंदर, किसी पर्सन के अंदर बहुत ही ज्यादा अर्ज हो गई है उसको यूरिन आउटपुट करने की, बट वो नहीं कर पाता है, तो उसका क्या हो जाता है, यूरिन खुद से ही पास आउट होने लगता है अपने आप से। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, थर्ड वन, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का मीन्स क्या होता है, क्रोनिक यूरिनरी का क्या, यूरिनरी में क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के अंदर क्रोनिक टाइम तक यूरिन रिटेंशन होता है तो वो क्या कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। तो ब्लैडर की तो एक फिक्स रहता है कि ये इतने तक ही ये यूरिन को स्टोर करके रख सकता है, इतने एमएल तक, बट उससे ज़्यादा होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इंटरनल स्फिंक्टर है वो लूज होके यूरिन आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा पेशेंट में। नेक्स्ट, फोर्थ वन, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है, अगर किसी पर्सन में यहाँ पे रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाए। ठीक है, रिफ्लेक्सेस क्या हो जाना, लॉस हो जाना। ठीक है, यहाँ पे जो कोई यूरिन का सेंसेशन वगैरह, अर्ज वगैरह नहीं मिलना उस पेशेंट को, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली यूरिन का पास आउट धीरे धीरे होते रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, एग्जाम में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉग्निटिव एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि आपको क्या करनी है, पेल्विक एक्सरसाइजेस करनी होती है। पेल्विक एक्सरसाइज में बेस्ट कौन सी होती है, कीगल एक्सरसाइज। ठीक है, कीगल एक्सरसाइज हमें उसको एडवाइस करनी होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन इंडिविजुअल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, क्या पूछा आपसे, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या है, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या फिर डी, डी में क्या है, ओ नेगेटिव। तो देखिए डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है, आंसर पे बात करते हैं। ओ नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो ओ नेगेटिव तो क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये सभी को, किसी भी पर्सन के ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट किया जा सकता है अगर वो ब्लड कौन सा है, ओ नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नो एंटीजन, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। और एक और होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ए बी नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी प्रकार के ब्लड को, ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को हम दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला डोनर है, दूसरा रिसिपिएंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू पोस्टमार्टम यूनिट
विथ एन ऑर्डर टू कंटिन्यू द इन्फ्यूजन ऑफ पिटोसिन। एक क्लाइंट है वो क्या पोस्टमार्टम क्लिनिक में पोस्टमार्टम यूनिट में एडमिट है, उसको क्या ऑर्डर किया गया है, कंटिन्यू इन्फ्यूजन करना है किसका, पिटोसिन का। पिटोसिन क्या होता है, कल ही हमने क्वेश्चन में देखा था, ऑक्सीटोसिन। पिटोसिन क्या है, ब्रांड नेम है। विच फाइंडिंग इंडिकेट दैट द पिटोसिन इज हैविंग डिजायर्ड इफेक्ट। तो कौन सा ऐसा इफेक्ट आएगा, कौन सा ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा जो फाइंडिंग है, क्या इंडिकेट करेगा कि पिटोसिन ने जो क्या कर दिया है, एकदम डिजायर्ड इफेक्ट दिया है, या फिर हम जो चाहते थे वो इफेक्ट हमें मिल गया है पिटोसिन से। ऑप्शन में क्या है, द फंडस इज डेविएटेड टू द लेफ्ट। तो यूट्रस का जो फंडस पार्ट है वो लेफ्ट साइड में डेविएट हो गया, मुड़ गया है। ऑप्शन बी, द फंडस इज फर्म एंड इन द मिड लाइन। जो फंडस है वो फर्म हो गया है, हार्ड हो गया स्लाइटली, और वो क्या है, मिड लाइन में है। ऑप्शन सी, फंडस इज बोगी। फंडस क्या है, बोगी है, सॉफ्ट है। ऑप्शन डी क्या है, द फंडस इज टू फिंगर बिनेथ बिलो द एम्बलिकस। ठीक है, डिक्रीज मतलब 2 सेंटीमीटर नीचे है किसके, एम्बलिकस से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए पोस्टमार्टम क्लाइंट है यहाँ पे, उसको हम क्या चला रहे हैं, पिटोशिन दे रहे हैं। ठीक है, तो समझने की बात है यहाँ पे क्या हो रहा है उस क्लाइंट में, यूटेराइन यूटेराइन इन्वोल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन इन्वोल्यूशन के बारे में अपने से पूछा है। तो देखिए यूटेराइन इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूट्रस का प्री प्रेग्नेंट स्टेज में कन्वर्ट होना। यूट्रस कन्वर्ट टू प्री प्रेगनेंसी स्टेज, और ये कितने टाइम तक रहती है, ये जनरली हमें देखने को मिलता है 6 वीक तक। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे, अगर ये पूछ लेते हैं कि भाई यूट्रस का इनोवुलेशन कितने टाइम में हो जाना चाहिए, तो 6 वीक में यूट्रस जो है वो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाना चाहिए इन नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पिटोशिन दिया है तो क्या होता है। अब देखिए अगर वो क्या हो रहा है, पोस्टमार्टम में है और उसको पिटोशिन दिया है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, फंडस इज फर्म। फंडस क्या हो रहा है, उसका हार्ड हो रहा है और मिड लाइन के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये एक डिजायर्ड इफेक्ट है। तो मतलब क्या हो रहा है, यूट्रेन का यहाँ पे ओवुलेशन देखने को, इनोवुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा, द फंडस इज डेविएटेड टू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का अंदर फंडस का डेविएशन होना डिजायर्ड इफेक्ट नहीं है। हो सकता है यहाँ पे क्या हो गया, पेशेंट का जो ब्लेडर है वो क्या है, फुल है। ब्लेडर फुल की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डेविएट देखने को मिलता है यूट्रस का फंडस पार्ट। बोगी है, बोगी का मतलब क्या होता है, पीपीएच, मतलब क्या हो गया, हो सकता है कि यूट्रस के अंदर जो कंप्लीटली प्लेसेंटा सेपरेशन नहीं हुआ हो, या फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो यूट्रस कैसा होता है, बोगी होता है, सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फंडस इज टू फिंगर बिनेथ बिलो द अम्बिलिकस। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू है, देखिए एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू इसमें, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस goes 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी यूट्रस जो है वो कहाँ रहता है, तो ये रहता है 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस। ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, यूट्रस कैसा होना चाहिए आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मल कंडीशन कैसी होनी चाहिए। देखिए फर्म होना चाहिए, प्लस उसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, ग्रेप फ्रूट जैसी उसकी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, वेट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का वेट कितना रहता है, 1000 to 1200 ग्राम अप्रोक्स इसका वेट देखने को मिलता है हमें। इसके बाद में क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है, कंप्लीट इसका इनोवुलेशन कब तक हो जाता है, 6 वीक तक इसका कंप्लीट प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर यूट्रस जो है वो पहुंच जाता है। तो इसके अंदर यहाँ पे वेट कितना होता है, 60 to 70 ग्राम्स यहाँ पे वेट देखने को मिलता है 6 वीक पे। आफ्टर डिलीवरी 6 वीक पे कंप्लीट यूट्राइन का इनोवुलेशन हो जाता है, उसके अंदर वेट क्या रहता है, 6 वीक। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूट्रस इज नॉन पाल्पेबल। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी यूट्रस अगर पाल्पेट नहीं हो रहा है तो कब नहीं होता है। ठीक है, तो कौन से डे पे पाल्पेशन होना बंद हो जाता है, तो 10 to 14 डेज पे जो है वो आफ्टर डिलीवरी यूट्रस है वो पाल्पेट होना रुक जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बन जाएगा, और इससे
1 सेंटीमीटर पर डे की स्पीड से यूट्रस क्या करता है, डाउनवर्ड होता जाता है। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मूव अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपना। Which type of solution causes water to shift from the cells into the plasma? ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि कौन से प्रकार का सॉल्यूशन है, कौन से टाइप का सॉल्यूशन है जो क्या कोज करता है वाटर शिफ्ट फ्रॉम सेल टू द प्लाज्मा। ये हमारी सेल है, तो सेल के अंदर क्या है, वाटर है, और इस वाटर को क्या कर दिया गया है, प्लाज्मा के अंदर शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो सेल वाटर को प्लाज्मा के अंदर शिफ्ट करवा रहा है? तो एल्कलाइन वाटर, एसिडिक वाटर, हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक। देखिए 3 टाइप के सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट वन इज isotonic, second one is hypotonic and third one is hypertonic। आइसोटोनिक में तो क्या होता है, इक्वल रहता है, ऐसा फ्लूइड जो इक्वल रहता है कि एक इक्वल बैलेंस बना के रखता है सेल के इंटरनल फ्लूइड को, प्लाज्मा के इंटरनल फ्लूइड को। ठीक है, वहां पे किसी प्रकार का यहाँ पे इंटरचेंज नहीं देखने को मिलता है इस फ्लूइड, जब अपन ये फ्लूइड लगाते हैं तो ये क्या है, एक आइसोटोनिक कैटेगरी में आता है। ठीक है, नो चेंजेस इन फ्लूइड, नो चेंजेस इन फ्लूइड, इधर सेल एंड इधर प्लाज्मा। अब देखिए हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक की अपन बात करते हैं ना, तो हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा फ्लूइड गोज इनसाइड टू सेल। ठीक है, तो इसके अंदर इससे की वजह से क्या हो जाती है, सेल जो होती है वो कैसी हो जाती है, स्वेल कर जाती है। बॉडी में क्या आता है, एडिमा जनरल हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो ये कौन सा हो जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अपन देते हैं, तो जो सेल है वो स्वेल कर जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर, शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू द प्लाज्मा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, हाइपरटोनिक। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो सेल का जो फ्लूइड है वो आउटसाइड में आ रहा है, प्लाज्मा मिक्स हो रहा है, तो इसके अंदर सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, हाइपरटोनिक फ्लूइड का एक्शन होता है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। अगर किसी पर्सन में अपन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी रन करवाते हैं तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज, इंटरनल ब्लीडिंग्स, कंपार्टमेंट सिंड्रोम या फिर एक्यूट रीनल फेलियर। क्या देखने को मिलता है, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पता होना चाहिए हमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या करती है, डिजोल्व करती है थ्रोम्बस को। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा आते हैं हमारे एजेंट, कौन सा आते हैं, तो सबसे पहला तो स्ट्रेप्टोकाइनेस, सेकेंड वन यूरोकाइनेस, नेक्स्ट वन टीपीए। ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर कोई बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है तो उसको डिजोल्व करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या काम में आते हैं, स्टेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज एंड टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब देखिए ये क्या करते हैं, अब जब इनका क्या साइड इफेक्ट आएगा, आप सभी को पता है क्लोट को ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर इनका लेवल थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अपने को बॉडी के अंदर देखने को मिले, या फिर अगर इनका कंटिन्यूसली हम लेते रहें, तो इससे क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग्स वगैरह हमें देखने को मिल सकती है पेशेंट्स के ऑर्गन में। तो इसलिए इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग्स करवा सकते हैं ये। ठीक है, अब जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें इनके एंटीडोट्स देने होते हैं। ठीक है, एंटीडोट पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। तो स्टेप्टोकाइनेज का एंटीडोट क्या है, स्टेप्टोकाइनेज का एंटीडोट क्या होता है, एमाइनो कॉर्पोरिक एसिड। ठीक है, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आपको बोलना नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, और देखिए इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है, और क्या क्या एंटीडोट्स हमें एग्जाम में पूछते हैं, थोड़े अपन एंटीडोट के बारे में भी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक है तो अपन और बात कर लेते हैं, जैसे वारफेरिन एंटीकोगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है, विटामिन के। अपन देखिए दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, चाहे विटामिन के का एंटीडोट पूछे तो वारफेरिन, वारफेरिन का एंटीडोट पूछे तो विटामिन के। नेक्स्ट क्या बनता है, बेंजोडाइजिपिन। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर, वही एंटीडोट में सोल्व करवा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे एंटीडोट है जो देखने को मिलते हैं, हर ड्रग का एंटीडोट मिल जाता है।
ठीक है। तो बट एग्जाम में क्या पूछा गया है, क्या इंपॉर्टेंट है, वही अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट कौन सा है? फ्लूमेजेनिल। नेक्स्ट, हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है। इसके बाद में टेनोलॉल का एंटीडोट, म्यूकोमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपिएट्स। ओपिएट्स का एंटीडोट क्या होता है? नेलोक्सोन बोल दो या फिर नार्कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगोक्सिन। तो डिगोक्सिन का एंटीडोट कौन सा होता है? डिगिबिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड। ठीक है। साइनाइड का एंटीडोट क्या होता है? मेथाइलिन ब्लू। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंसुलिन का कौन सा होता है? ग्लूकाकॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू, लेड। लेड पॉइजनिंग के अंदर अपन कौन सा एंटीडोट देते हैं? सक्सिमिज। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, लास्ट, एंटी कोलिनर्जिक्स का एंटीडोट कौन सा होता है? फिजियोस्टिगमाइन। ठीक है। तो ये कुछ एंटीडोट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट डाउन करना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट नहीं करवाते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर में क्या, जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं सडनली। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक और यहाँ पे आपको एमसीक्यू ऑप्शन देखने को मिलता है, वो कौन सा? अपना कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज अपन समझे, अपन तो बात करते हैं, तो प्रेशर जनरेट, मतलब प्रेशर का बढ़ जाना इनटू द मसल्स। ठीक है। अपनी जो मसल्स है, एक्सट्रीमिटीज की जो मसल्स होती है, उनके अंदर प्रेशर अराइज होना। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इससे देखिए क्या मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनता है, इसके साइन सिम्टम से काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। तो इसे देखिए, 5 P साइंस यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, सॉरी, 5 P साइंस हमें देखने को मिलते हैं। तो 5 P साइन में हमें क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? पेन देखने को मिलता है, पैरास्थीसिया देखने को मिलता है। पैरास्थीसिया मतलब क्या होता है? नमनेस फील होती है। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है? स्किन यहाँ पे कैसी हो जाती है? पेलर होती है, पेल स्किन हो जाती है। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है? पैरालिसिस की कंडीशन सबसे लास्ट में देखने को मिलती है। इसके बाद में पल्सनेसनेस फील होती है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो पल्स फील नहीं होती है, हमें वीक पल्स फील होती है। इसको हमने क्या कहा? 5 P साइन ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है। एक प्रकार का सिंड्रोम है जिसके अंदर क्या होता है? प्रेशर जनरेट होता है, ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है किसमें? मसल्स में। ठीक है। मोस्टली ये कब देखने को मिलता है? जब कहीं अपन एक्सट्रीमिटीज के ऊपर अपन कास्ट अप्लाई करते हैं ना, तब यहाँ पे जो है वो फिंगर कास्ट के अंदर जो अपन टाइट कास्ट अप्लाई कर देते हैं, या फिर अपनी जो फिंगर्स है वो कास्ट के अंदर लगने से मसल्स पे प्रेशर डालती है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब देखिए, कंपार्टमेंट सिंड्रोम की एकदम ट्रीटमेंट के अंदर एक मोस्ट इफेक्टिव टर्म यूज में लेते हैं अपन, कौन सी लेते हैं? फेशियोटोमी। ठीक है। फेशियोटोमी इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसके अंदर क्या करते हैं? मसल्स के अंदर जो फेशिया होती है, उसको अंदर इसको हम ओपन करके अपन प्रेशर को रिलीज करते हैं। तो ये होता है किसमें? कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। ठीक है। अब अगर हैंड के अंदर हमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है, कहाँ पे? हैंड में। तो इसके अंदर कौन सी नर्व डिस्टर्ब होती है, कौन सी नर्व यहाँ पे अफेक्ट होती है? तो मीडियन नर्व। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे साइड में एमसीक्यू इंपॉर्टेंट लगा के बता रहा हूँ। अगर हैंड में कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मीडियन नर्व वो कंप्रेस होती है। ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए 4 year old विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक 4 साल का बच्चा है, तो उसको क्या हो रखा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है। हैज प्रिस्क्रिप्शन फॉर पैनक्रिएटिक एंजाइम्स। अब उसके लिए क्या प्रिस्क्राइब किया गया? पैनक्रिएटिक एंजाइम टू प्रिवेंट माल एब्जॉर्प्शन। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को
माल एब्जॉर्प्शन से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम में एमाइलेज लाइपेज होते हैं जो फैटी एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट के प्रोटीन के लिए डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। इसलिए उसको क्या किया गया है, बाहर से उसको पैनक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी उसको स्टार्ट की गई है। द करेक्ट टाइम टू गिवन पैनक्रियाटिक एंजाइम इज, अब ये करेक्ट टाइम कौन सा है कि कब हमें जो है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम देने हैं पेशेंट को। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 1 आवर बिफोर मील, 2 आवर्स आफ्टर मील, विथ ईच मिल्क एंड स्नैक, या फिर ऑन एन एम्प्टी स्टमक। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा इसमें? काफी इंपॉर्टेंट डिजीज एक देखने को मिली हमें यहाँ पे, क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है, सबसे पहले तो ये एक प्रकार की क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की डिसऑर्डर है, तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर abnormal जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक abnormal जीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस CFTR प्रोटीन। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, CFTR को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, बॉडी के जो सिक्रेशंस है वो कैसे हो जाते हैं, थिक। ठीक है, बॉडी के सिक्रेशंस है वो कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। इस कंडीशन क्या बोलते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, अब देखिए इससे और क्या क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन है। जीन क्रोमोसोम नंबर 7 के हमारे यहाँ पे एबनॉर्मल जीन में यहाँ पे देखने को मिलता है, और CFTR प्रोटीन को यहाँ पे प्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिक्रेशंस कैसे हो रहे हैं, इसके थिक हो रहे हैं। सारे लाइन में क्वेश्चन है। ठीक है, सारे लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट MCQ क्या बनता है इससे, कौन सी ग्लैंड की डिसऑर्डर होती है, तो ये एक प्रकार की एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड की डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो सिक्रेशंस है वो कैसे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने क्या दिया है, पैंक्रियाटिक एंजाइम की हमने इसको क्या दिया, थेरेपी प्रोवाइड की है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये कौन कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो सिस्टम को अफेक्ट करता है ये सबसे पहले मेनली अपने को फोर्थ सिस्टम को अफेक्ट करता है, GIT को अफेक्ट करता है, इसके बाद में रेस्पिरेटरी को अफेक्ट करता है, इसके बाद में स्किन को अफेक्ट करता है, एंड स्किन को अफेक्ट करता है, और रिप्रोडक्टिव। ठीक है, मेनली इन 4 सिस्टम को अफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखिए अब अगर GI को इसने अफेक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GI के सिक्रेशंस कैसे हो गए, थिक हो गए। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, माल एब्जॉर्प्शन। इसीलिए हमने क्या चलाया यहाँ पे, पैंक्रियाटिक एंजाइम की थेरेपी चलाई है, क्योंकि सिक्रेशंस तो ठीक हो गए हैं, एक्सक्रीट हो नहीं पा रहे हैं प्रॉपर्ली, तो हम बाहर से अपन पैंक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी शुरू करेंगे, ताकि उससे क्या है कि डाइजेशन में हेल्प मिले। रेस्पिरेटरी में यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन देखने को मिलता है, डिफिकल्टी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। स्किन के अंदर क्या देखने को मिलता है, स्किन कैसी हो जाती है, साल्टी स्किन हो जाती है यहाँ पे पेशेंट की। ठीक है, इचिंग देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलती है। रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट जो कैसा हो जाता है, वो स्टेराइल हो जाता है, वो जो है वो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो स्टेप्स होती है उसको कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पाता है, स्पर्म वगैरह यहाँ पे फुली यहाँ पे मेच्योर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, स्टेरिलिटी उसको अपन कहते हैं, पेशेंट जो है वो स्टेरिलिटी में चला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या देखने को मिलता है, अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो साइन एंड सिम्टम, तो देखिए सबसे पहले अगर माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है बच्चे का तो क्या आता है, फेलियर टू थ्राइव। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, डायबिटीज। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, मेकोनियम इलियस। O2 सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो फिंगर्स यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी, क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलेगा यहाँ पे, स्टेटोरिया,
पेशेंट जो है वो कफ देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, न्यूमोनिया की कंडीशन यहाँ पे जनरली अराइज हो जाएगी, एंड साल्टी टेस्ट पेशेंट की बॉडी से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए हमें पैंक्रियाटिक एंजाइम की थेरेपी कब देनी है, तो ये देनी है हमें विथ ईच मील एंड स्नैक्स के साथ में हमें क्या करना है, पैंक्रियाटिक एंजाइम की हमें थेरेपी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके साथ में देखिए इसका डायग्नोसिस से एक बार क्वेश्चन बनता है। डायग्नोसिस क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं इसमें स्वेट क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं। पेशेंट की स्किन से अपन क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसका हम टेस्ट करते हैं। तो अब देखिए स्वेट क्लोराइड टेस्ट में कौन सी ड्रग का काम में ली जाती है, ये भी एक एमसीक्यू बना हुआ है, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए स्वेट क्लोराइड टेस्ट के लिए एक ड्रग काम में ली जाती है, इसका क्या नाम है, पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन आइंटोफोरेसिस। ठीक है, पाइलोकार्पिन आइंटोफोरेसिस ड्रग को हम क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, उसको जब स्वेट आता है तो उसके हम स्वेट को कलेक्शन करते हैं। ठीक है, स्वेट को हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो अब स्वेट कलेक्शन में क्या अपने क्या देखने को मिलता है, सोडियम देखने को मिलेगा। सोडियम से क्या होता है, साल्टी टेस्ट आता है। तो अब अगर सोडियम का लेवल लेस देन 40 देखने को मिला हमें, तो ये कोई नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर मोर देन 60 देखने को मिलता है तो ये क्या टेस्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और ये क्या कर देता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस को सजेस्ट कर देता है कि हो सकता है इस पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने जेनेटिक डिफेक्ट देखने को मिलता है, CFTR प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिलती है, क्रोमोसोम नंबर 7 के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, बेल्स पाल्सी इज ए डिसऑर्डर ऑफ द क्रेनियल नर्व। बेल्स पाल्सी जो है वो कौन सी क्रेनियल नर्व की डिसऑर्डर होती है, थर्ड क्रेनियल नर्व, सेवंथ क्रेनियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व या फिर फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो बेल्स पाल्सी जो है वो किस में आती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व की डिसऑर्डर होती है क्या, बेल्स पाल्सी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो बेल्स पाल्सी सेवंथ क्रेनियल नर्व कौन सी, फेशियल नर्व। तो इसके अंदर क्या होता है, डैमेज देखने को मिलता है या फिर ये क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। तो देखिए इससे क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को जब फेशियल जो फेशियल नर्व वो किस में हेल्प करती है, एक्सप्रेशन में हेल्प करती है, फेस के मूवमेंट में, फेशियल मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ब्लिंक रिफ्लेक्सेस जो है वो पेशेंट का वो कैसा हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद में पेशेंट को जो है वो ईयर एक देखने को मिलेगा, कान में उसको दर्द देखने को मिलेगा। इसके बाद में लैक्रिमेशन का डिक्रीज देखने को मिलेगा, आंसू कम आएंगे उसको पेशेंट को। ठीक है, जिस साइड में बेल्स पाल्सी हुई है फेस के, तो उस साइड की टंग में लॉस ऑफ टेस्ट भी देखने को मिलेगा। साथ में ये सडन ऑनसेट हो सकती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, सेवन नर्व क्रेनियल नर्व की यहाँ पे इंजरी देखने को मिलती है, या फिर इसका इफेक्टिव तरीके से वर्क नहीं करती है, तो इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को पेन भी होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द नेम ऑफ द सर्जरी इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ duodenum, हेड ऑफ द पेनक्रियाज, गाल ब्लेडर एंड बाइल डक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसी कौन सी सर्जरी है जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, ड्यूडेनम को रिमूव कर दिया हमने, पेनक्रियाज के हेड को भी रिमूव कर दिया, गाल ब्लेडर को हमने हटा दिया और बाइल डक्ट को भी हमने हटा दिया। तो ये कौन सी सर्जरी है, अपेंडिक्टोमी, लंपेक्टोमी, डिसेक्टोमी या फिर पेनक्रिएटो ड्यूडेनेक्टोमी। तो डायरेक्ट अपने को आंसर पता लग रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सी है, पेनक्रिएटो ड्यूडेनेक्टोमी। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर ड्यूडेनम को कम्प्लीटली अपन हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो हेड ऑफ द पेनक्रियाज आ रहा है, ये इसको भी अपन हटा देते हैं। साथ में यहाँ पे क्या है, लीवर के साइड, लीवर के यहाँ पे नीचे का देखना, गाल ब्लैडर देखना, इसको भी अपन को रिमूव करना है, और इस गाल डक्ट को भी रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, विपल प्रोसीजर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, विपल प्रोसीजर भी कहते हैं। एग्जाम में आपको पेनिट्रेटर ड्यूडेनेक्टोमी ना देकर विपल प्रोसीजर दे सकते हैं। ठीक है, अपेंडिक्टोमी, अपेंडिक्स को अपन रिमूव करते हैं। लंपेक्टोमी, कोई भी ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप फॉर्मेशन हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए। डिसेक्टोमी के अंदर अपन क्या करते हैं, इन हर्निएटेड डिस्क को अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, और देखिए दो टाइप की और हमें यहाँ पे कंडीशंस देखने को मिलती है, सर्जरी देखने को मिलती है, गैस्ट्रिक सर्जरी। वो कौन सी होती है, बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड। ठीक है, ये दो टाइप की सर्जरीज होती है। बिलरोथ फर्स्ट के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रो
गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी मीन्स क्या हो गया, हमारे स्टमक से डायरेक्ट किसको कनेक्ट कर दिया गया, स्टमक के लास्ट पार्ट को हमने क्या कर दिया, डिसेक्ट कर दिया, और इसको डायरेक्ट हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ड्यूडेनम से। ओके, स्टमक के जो लास्ट पार्ट को हमने क्या कर दिया, डिसेक्ट कर दिया, उसको हम डायरेक्ट हमने किसको कनेक्ट कर दिया, ड्यूडेनम से। ये होती है बिलरोथ फर्स्ट। नेक्स्ट कौन सी होती है, बिलरोथ सेकंड। ये इसके अंदर क्या करते हैं, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ये ड्यूडेनम से कनेक्ट नहीं करके स्टोमक को डायरेक्ट जेजुनम पार्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कौन सी होती है, बिलरोथ सेकंड। ठीक है, इन दोनों में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए न्यू डायबिटिक इज लर्निंग टू एडमिनिस्टर हिज इंसुलिन। एक न्यू डायबिटिक पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन को लर्निंग कर रहा है, उसको समझ रहा है। ही रिसीव 10 यूनिट ऑफ एनपीएच एंड 12 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन। उसको क्या दिया गया है, क्या प्रिस्क्राइब किया है, एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन। कल मैंने आपको एनपीएच रेगुलर इंसुलिन के टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताया, पीक कब होता है, कब तक एक्शन करता है, वो बताया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्सेज टीचिंग। तो कौन सा स्टेटमेंट रहेगा पेशेंट का, वो ये अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ नर्स की जो टीचिंग है वो उससे पेशेंट जो है वो अंडरस्टैंड हो गया है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, व्हेन ड्रॉपिंग अप माय इंसुलिन आई शुड ड्रॉप द रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट, कि जो रेगुलर इंसुलिन है उसको फर्स्ट निकालना है, या फिर एनपीएच इंसुलिन को फर्स्ट निकालना है, या फिर आई इट डोंट मैटर विच इंसुलिन ड्रॉप फर्स्ट, या फिर कोई मैटर नहीं करता कि भाई जो आप कोई सा भी इंसुलिन को पहले ले सकते हो, या फिर आई कैन नॉट मिक्स द इंसुलिन सो आई नीड 2 शॉट्स। तो मैं इंसुलिन को मिक्स नहीं करूंगा, मैं 2 शॉट लगा लूंगा, 2 बॉडी में इंजेक्शन दे दूंगा, बट मिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखिए ये तो कतई हमारा राइट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, ये अगर हम जितना बता सकते हैं कंफर्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे अपन हमारे पेशेंट को, तो ये राइट नहीं रहेगा। तो और ये भी हमारा राइट नहीं है कि भाई कोई सा भी इंसुलिन हम नहीं ले सकते। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन, तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेगुलर इंसुलिन को हमें इंजेक्ट करना है, सबसे पहले उसको अपने लेना है। उसके बाद में क्या हम लेते मिक्स करते हैं उसमें एनपीएच रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, डायबिटिक इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। डायबिटिक इंसिपिडस किसी पर्सन में देखने को मिला है, तो वो कॉज कौन से हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है डायबिटिक इंसिपिडस। एंटी डायबिटिक हार्मोन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, या फिर रेनिन। देखिए डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर क्या होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं, एडीएच भी कहते हैं। इसकी क्या देखने को मिलती है, डिफिशियंसी देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसके अंदर क्या होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन करता क्या है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जब एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो गया है, इसका लेवल कम हो गया, तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉलीयूरिया भी देखने को मिलेगा, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, और एक्सेसिव उसको थ्रस्ट लगेगी। ठीक है, इसके बाद में अब ये कंडीशन हुई क्यों है, इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, कल ही हमने देखा था, क्वेश्चन सोल्व किया तब, कि कौन से हार्मोन के अंदर हमें जो है, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से तरफ से जो है वो एडीएस निकलता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएस हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो वहां से एक तो इसका हार्मोन का लेवल डिक्रीज होना, या फिर वो सिगरेट नहीं कर पा रहा है, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से नहीं बन पा रहा है, तो वो सिगरेट भी नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट, अगर वो सिगरेट तो कर पा रही है, बट वो उससे क्या हो रहा है, किडनी उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही है। तो ये 2 तरह के डायबिटिक इंसिपिडस देखने को मिलती है, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो जब कभी भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है वो डायबिटिक जो एडीएस हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता है, तो इस वाले डायबिटीज इंसिपिडस क्या बोलते हैं अपन, न्यूरोजेनिक। ठीक है, न्यूरोजेनिक बोलते हैं। और किडनी प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रही है डायबिटिक जो एंटी डायबिटिक हार्मोन को, ये कौन सी होती है, नेफ्रोजेनिक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 तरह के डायबिटिक इंसिपिडस होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक, दूसरा नेफ्रोजेनिक। ठीक है, ये मतलब इनकी पैथोलॉजी है कि भाई कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, किसकी वजह से डायबिटिक इंसिपिडस हुआ है। ठीक है, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी काम नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूरोजेनिक। एंड किडनी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन तो हुआ, बट किडनी उसका यूज में नहीं ले पा रही है, तो उसका क्या क्या बोलते हैं अपन, नेफ्रोजेनिक। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है डायबिटिक इंसिपिडस में, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले वाटर लॉस देखने को मिलता है। वाटर लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाइपर ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलती है, ठीक है, यूरिन में हाइपर ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलती है। इसी के साथ ही और क्या क्या देखने को मिलता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे बढ़ती नहीं है, डिक्रीज होती है। साथ साथ में क्या देखने को मिलती है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में, डिहाइड्रेशन। साथ साथ में ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। और इसके अलावा साथ में क्या इंक्रीज हो रहा है, हाइपर नेट्रीमिया, ठीक है। यहाँ पे सोडियम के कंपेरेटिव में वाटर का एक्सेशन ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, डाइल्यूशनल हाइपर नेट्रीमिया हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में यूरिन है वो कैसा देखने को मिलेगा, डाइल्यूटेड यूरिन देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। लो कंसंट्रेटेड यूरिन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, इसलिए उस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और इंक्रीज किस में देखने को मिलेगी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज इन SIADS सियाद वाली कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर सिम्टम ऑफ इनअप्रोप्रिएट डायबिटिक इंसिपिडस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। उसके अंदर क्या होता है, एडीएस का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, रिटेन H2O प्लस फ्लूइड ओवरलोड, प्लस और क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, एडिमा देखने को मिलता है, वेट गेन देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। बट रिलेटिवली यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड का भी स्टोरेशन हो रहा है, तो डाइल्यूशनल यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। इधर है क्या, CIADS SIADS सिम्टम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएस, और इधर क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस के बारे में अपन साइन सिम्टम अपन डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ में पेशेंट को क्या हो जाएगा, मेंटल कंफ्यूजन की स्टेट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ साथ में क्या आ जाएगा, ब्रेन में अगर वाटर एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, सीजर। इसके लिए अपन इसको ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग देंगे, ट्रीटमेंट में अपन कौन सी ड्रग देते हैं ऐसे पेशेंट में, तो लूप डायूरेटिक्स। इसके अलावा प्रोवाइड करवाते हैं अपन क्या, सेफ्टी को प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। सेफ्टी के बाद में अपन क्या करेंगे, फ्लूइड को अपन क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है SIADS के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे हाइपरटोनिक फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। जो सेल के अंदर जो स्वेलिंग हुई है वो हाइपरटोनिक फ्लूइड के द्वारा हम क्या करेंगे, एक्सपेल आउट करेंगे, सेल श्रिंक हो जाएगी, उससे वेट लॉस हो जाएगा, एडिमा भी ट्रीट हो जाएगा। साथ साथ में ड्रग कौन सी देंगे इसके अंदर, तो ड्रग देते हैं इसके अंदर डेक्लोमाइसिन, ठीक है। ड्रग कौन सी देंगे इसके अंदर अपन, डेक्लोमाइसिन। डेक्लोमाइसिन क्या करेगी, डिक्रीज ADS। तो इसके अंदर कारण रीजन कौन सा हो सकता है, डायबिटिक इंसिपिडस में हो सकता है कि वो पेशेंट क्या ले रहा हो, डेक्लोमाइसिन ड्रग ले रहा हो, तो ये क्या कर देगा, डिक्रीज करता है एडीएच को। तो ये ऐसा एडीएच में तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, जबकि डायबिटिक इंसिपिडस में ये पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है इसका, ठीक है। तो डायबिटिक इंसिपिडस में अपन कैसे अपन ट्रीट कर सकते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस और SIADS के बारे में शॉर्ट हमने समझ लिया क्या होता है। इसके बाद में जो ग्लूकागोन, ग्लूकागोन क्या करता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, इसके अपोजिट एक्शन करता है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट कौन सा है, रेनिन। तो रेनिन क्या करता है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, अगर हाइपोटेंशन वाली कंडीशन होती है, हाइपोवोलेमिया कंडीशन होती है, तो रेनिन एल्जियोस्टेरोन वाले फंक्शन को अफेक्ट करती है, सोडियम वाटर के रिटेंशन को बढ़ाती है, ठीक है। किडनी से रिलीज होता है रेनिन, ठीक है। तो ये रेनिन हाइपोटेंशन वाली कंडीशन के अंदर काम में आता है। नेक्स्ट MCQ हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर किसको कहेंगे, रेनिटिडिन, फॉर्मेटिडिन, पेंटापेराजोल या फिर सुक्रालफेट, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ऐसे इनहिबिटर्स जो क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं। तो क्या हो गया इसके अंदर, पेंटोपेराजोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रेनिटिडिन एंड फॉर्मेटिडिन कौन सी है, H2 ब्लॉकर है। सुक्रालफेट क्या है, पेप्टिक अल्सर के अंदर काम में ली जाती है,
ठीक है। सुक्रालफेट क्या है, पेप्टिक अल्सर के अंदर काम में ली जाती है। ये क्या करती है, म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर को यहाँ पे फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से जो अल्सरेशन है वो म्यूकस लेयर को हार्म नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। डाउट्स हो अगर आपसे क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम वहाँ पे उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अच्छे से अच्छे आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और हमने टेस्ट सीरीज रन करवाई हुई है एसजीपीजे के एग्जाम के लिए, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि थियोरी के साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी हम कंटिन्यू अपना डेली बेसिस के ऊपर यूट्यूब पे सेशन कंटिन्यू कर ही रहे हैं एसजीपीजे एग्जाम के लिए, साथ साथ में पीजीआई के लिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।